तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त सीए विशाल गुप्ता और आज हमारी सेकंड क्लास है लॉ की। मुझे पता है आपको फर्स्ट क्लास में बहुत मजा आया और हर एक चीज याद होगी। सर सर, ये स्क्रीन पे आपने वेलकम वॉरियर्स क्यों लिखा है? बच्चों, आप इस देश के वॉरियर हो। आप कुछ साल बाद सीए बन जाओगे और उसके बाद ये देश की इकोनॉमी आप पे डिपेंड होगी। आप इस देश की इकोनॉमी को चलाएंगे तो आप वॉरियर हुए ना। बच्चों, आज जब आप मिरर के सामने जाएंगे ये क्लास करने के बाद, तो आपको पूरा वॉरियर वाला सूट दिखना चाहिए। इमेजिन करना वॉरियर वाला सूट, और तलवार की जगह पेन होनी चाहिए आपकी। ठीक है दोस्तों? सर सर, आपने इंस्पायर कर दिया। बच्चों, आप खुद एक इंस्पिरेशन हो पूरी दुनिया के लिए। और हम साथ में करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो बच्चों, मैंने कल पहली क्लास में, हमारी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो जो भी हमने कल पढ़ा ब्रेक के बाद, पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है, आपको भी घर में जाके थोड़ा सा रिवीजन करना है। एक क्लास का रिवीजन आप घर में जाके हार्डली 15 to 20 मिनट्स में कर सकते हो। सर सच में? हाँ बच्चों, और वो लाइफ टाइम याद रहेगा। चलो, तो हम अपना रिवीजन शुरू करते हैं। एकदम एकदम हाथ वाथ झटको और आराम से बैठो। स्ट्रेट नहीं बैठने का, आराम से बैठने का, ठीक है? तो रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कल हमने क्या देखा? पहले कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियल समरी बनाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक ब्रीफ जाना। डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ जाना। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2H में डिफाइंड है व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सर, इसका मतलब अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, फिर उसमें उसके बाद हमने देखा कि अग्रीमेंट क्या होता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है। आप जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है। हमने जो एग्जांपल लिया कि आपने केक शॉप में जाके उसको कहा कि अंकल मेरे को 10 रुपए का केक दीजिए, उसके बदले में आपको 10 रुपए दूंगा। फिर अंकल ने एक्सेप्ट किया, ठीक है बेटा ये लो केक और मुझे 10 रुपए दे दो। तो ये एक ऑफर, आपने पहले ऑफर किया, अंकल ने एक्सेप्ट किया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों के बीच में समझौता हो गया, मतलब अग्रीमेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। फिर हमने देखा कि इंटेंशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ में हमेशा इंटेंशन काम में आता है। अगर सपोज आपने 10 रुपए वो दुकानदार को दे दिया और उसने उसके बदले आपको केक नहीं दिया, तो क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट? अगर हाँ, तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। और भी बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ वाला हेडिंग तो डीप में एनालिसिस करेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सेक्शन 2H में डिफाइंड है। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया था? हाँ एकदम सही, इनिशियल समरी बनाई थी। इनिशियल समरी में हमने देखा था कि हम चैप्टर में, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सबसे पहले हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। सर अभी तो आपने बताया अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कैसे बनता है? सर ये भी तो बताया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। सर ऑफर में क्या क्या पढ़ने? सर ये नहीं बताया, अभी बताएंगे आप। सर ऑफर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? चार चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने टाइप्स के ऑफर है। फिर उसके बाद इक्वल टू लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर। सर फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, एक्सेप्टेंस में हम पढ़ने वाले हैं लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, सेकंड इक्वल टू कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड थर्ड इक्वल टू रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सर आपको इतना सब कुछ याद कैसे? बच्चों आपके मुंह में भी होगा सब कुछ। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले हमने ऑफर के साथ शुरू किया था। हम पूरा प्रोसेस के साथ जाएंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब देखेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सबसे पहले हमने शुरू किया था ऑफर के साथ। ऑफर के साथ शुरू किया था। सबसे पहले हमने उसका डेफिनेशन देखा था। मैंने कहा था कि डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेशन एज इट इज आपको लर्न करना है। और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप लर्न करके आएंगे, और मेरे को पक्का यकीन है कि आप लर्न करके आए हैं। तो ऑफर का डेफिनेशन डिफाइंड है सेक्शन 2A में। डेफिनेशन सारे सेक्शन 2 में लिखे हुए हैं, और ए कैसे याद रखेंगे? जो सब सेक्शन है सेक्शन 2A, वो कैसे याद रखेंगे? सर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने में क्या आता है? ऑफर आता है। तो और सर सबसे पहले अल्फाबेटिक सीरीज में क्या आता है? ए आता है। तो सेक्शन 2A में डिफाइंड है ऑफर। ऑफर का डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलेंगे। व्हेन वन पर्सन signifies to another, बताता है when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with the view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer. Okay, ये चीज हमने समझ गया था। एक बार ऑफर डेफिनेशन और एक बार याद रखेंगे और एक बार बोलेंगे। इक्वल टू वन पर्सन signifies his willingness to another to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal or offer. Okay, फिर उसके बाद सर हमने डेफिनेशन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था। चार पार्ट में क्या डिवाइड किया था? सबसे पहले जो ऑफर कर रहा है उसको हम ऑफरर या फिर प्रॉमिसर बोलते हैं। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर और प्रॉमिसर। जिसको हम ऑफर कर रहे हैं, द पर्सन टू whom the offer is made is known as offeree, double E. And if the offeree accepts the offer, he or she is known as acceptor or promisee.
सर ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया हमें। फिर उसके बाद सेकंड में हमने देखा कि मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस डज नॉट कंस्टिट्यूट ए वैलिड ऑफर, मतलब आप किसी को जाके सिर्फ अपना विलिंगनेस बता रहे हो, अपनी इच्छा बता रहे हो, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था, राहुल ने सोफिया को जाके बोला था कि सोफिया आई वांट टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2020, बट उसने सोफिया को कोई ऑफर नहीं किया कि सोफिया आई वांट टू मैरी यू एट ऑल। लेकिन जब बाद में उसने कहा कि सोफिया आई वांट टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2020, विल यू मैरी मी, will you marry me, this constitutes an offer. Okay, mere expression of willingness is not an offer when it is specific, something is included in expression of willingness to a specific person, it is known as an offer. Okay, फिर थर्ड में हमने देखा ऑफर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव क्या था, हमने देखा था कि जो आप केक शॉप में गए, केक खरीदा, वो एक पॉजिटिव ऑफर है। उसके बाद सेकंड में हमने देखा था नेगेटिव कब हो सकता है, मैंने साहिल सर से लोन लिया था लेकिन मैं लोन रिपे करना भूल गया स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, साहिल सर मेरे अगेंस्ट केस करने जाने लगे, मैंने साहिल सर को बीच में ही रोक लिया, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लोन और 2 महीने में चुका दूंगा, आप मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। सर ने कहा चलो ठीक है, तो मैंने साहिल सर को रोका मेरे अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए, मैंने साहिल सर को क्या किया, रोका मेरे अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए। तो ऑफर ये जो है ये नेगेटिव है। लीगली क्या होना चाहिए था, साहिल सर को केस फाइल करना चाहिए था, लेकिन मैंने सर को रोका, आई एब्सटेन साहिल सर फ्रॉम फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी, तो ऑफर कैन बी नेगेटिव। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा था ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन। आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी क्रश को प्रपोज करते हो तो क्या मन में सोचते हो कि नहीं नहीं ये तो ना ही बोलेगी, नहीं, आप उसका हाँ चाहते हो ना, उसका एसेंट चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑफर का डेफिनेशन पूरा समझ लिया। उसके बाद सर हमने क्या किया था, हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में हमने 5 चीजें पढ़ी थी, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर। ओके सर, आप वो नहीं रिवाइज करेंगे बच्चों, मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन हमारा एक क्लास का एक रूल है कि हम जो भी हेडिंग पढ़ेंगे उसका चार्ट बनाएंगे अपने वर्ड्स में, अपने छोटे से वर्ड्स में, अपने कॉपी में चार्ट बनाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो तो बस वो चार्ट देख लिया और आपको हर चीज, हर एक कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। अरे हाँ सर ने ऐसे बताया था, ये बताया था, सर ने व्हाइट टी शर्ट पहनी थी, ग्रे टी शर्ट पहनी थी, ये सब भी याद आएगा। ओके, तो हम चलते हैं चार्ट बनाने। ओके चलो आ जाओ। हमने क्या देखा था, पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, कम ऑन मित्रों, एनर्जी लेके आओ क्लास में। यस ओके, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ ऑफर। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी। उसमें हमने 5 चीजें देखी थी। हाँ बच्चों आप एकदम सही हो, और बच्चों आपको मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है, ये मैं होमवर्क में नहीं दे सकता और मैं 1 मिनट भी वेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको ये सब चीजें आती हैं, आपको मेरे साथ लिखना है। सबसे पहले हमने देखा जनरल ऑफर। क्या देखा, जनरल ऑफर। सर इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों चार्ट में, आपको पता है जब एक ऑफर पब्लिक होता है तो उसको जनरल ऑफर बोलते हैं। ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, बस इतना ही लिखोगे आपको याद आ जाएगा। ओके सर, इसका एक कुछ एग्जांपल, कल हमने इसमें केस लॉ देखा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आपको वो केस लॉ याद है? हाँ, बस वही एक परफेक्ट एग्जांपल है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको डोमिनोज पसंद है? तो पक्का ही पसंद होगा, आजकल के बच्चे बहुत पिज्जा खाते हैं, मैं भी आजकल का ही हूँ, मैं भी खाता हूँ। हाँ, तो पिज्जा तो आपको पसंद ही होगा। तो हमेशा डोमिनोज में ऑफर होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 मीडियम पिज्जा गेट 1 स्मॉल पिज्जा फ्री, बाय 1 लार्ज पिज्जा गेट 1 मीडियम पिज्जा फ्री। दोस्तों मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो ऑफर सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या फिर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? सर वो तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी उनके आउटलेट में जाके एक्सेप्ट कर सकता है, क्लेम कर सकता है ऑफर। बच्चों ये जनरल है या स्पेसिफिक? सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, आप जनरल ऑफर है तो लिखो, फिर एग्जांपल में लिखो डोमिनोज। सर आपको डोमिनोज बहुत पसंद है? हाँ बच्चों बहुत ज्यादा, बाय 1 गेट 1 फ्री। सर और एक एग्जांपल, बच्चों और एक एग्जांपल लिख लो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ओके बच्चों लिख लिया मेरे साथ साथ, तो हमारा जनरल ऑफर यहां पे खत्म होता है। फिर उसके बाद हम सेकंड में क्या देखे थे, इक्वल टू स्पेसिफिक ऑफर। क्या स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर मेड जब एक पर्सन या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए ही स्पेसिफिकली वो ऑफर होता है तो उसको स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर बोलते हैं। स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर। ऑफर
made to a specific person or group of person सर इसमें आपने क्या एग्जांपल लिखेंगे हम? अरे इसमें हमने एग्जांपल लिखा था ना कि प्रपोजिंग योर क्रश, ये लिख दें? अरे हाँ बच्चों लिखो, मुझे पता है आपको ये सब पता है। देखो ज्यादा इनोसेंट नहीं बनने का, ठीक है? हम अपनी क्लास में एकदम मस्ती करेंगे, एकदम ओपन माइंडेड रहेंगे। प्रपोजिंग योर क्रश, आप अगर अपनी क्रश को जाके प्रपोज करते हो और उसकी बेस्ट फ्रेंड ने आपको हाँ बोला, तो क्या आप ये चाहते थे? क्या ये उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए ऑफर था? नहीं ना, वो तो आपकी क्रश के लिए था, तो वही एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। तो प्रपोजिंग योर क्रश, सर कोई अच्छा एग्जांपल दीजिए सर। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लेता हूं। दोस्तों आपने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया? आपने पापा ने कभी क्रेडिट कार्ड यूज किया? तो मान लो एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक का एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड होता है, गोल्ड क्रेडिट कार्ड। वो सिर्फ स्पेशल मेंबर्स के लिए होते हैं, जो बहुत वीआईपी मेंबर्स होते हैं। तो वो जो क्रेडिट कार्ड है वो में ना बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, मतलब जैसे डोमिनोज में बाय वन गेट वन फ्री है, उसके अलावा भी कोई ऑफर आता है तो सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को मिलते हैं। तो जो गोल्ड क्रेडिट कार्ड मेंबर्स हैं वो तो बहुत कम होंगे ना, हर कोई थोड़ी वीआईपी मेंबर्स होता है एक छोटे से एरिया में, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तो बहुत कम होंगे मेंबर्स। तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्संस है जिनको ही वो डिस्काउंट मिलेगा। समझ आया दोस्तों? तो लिख दो इधर एचडीएफसी गोल्ड क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी गोल्ड क्रेडिट कार्ड। सर इसमें एक केस लॉ था जो आपने हमसे उधार लिया था। हाँ बच्चों मेरे को एकदम याद है, आप तो एकदम स्मार्ट हो रहे हो। हाँ तो वो भी लिख दो, वो भी साथ में लिख दो, बोल्टन वर्सेस जोन्स। क्या है? बोल्टन वर्सेस जोन्स। ओके डन। सर हमारा 2 खत्म हो गया, जनरल ऑफर प्लस स्पेसिफिक ऑफर। हाँ तो बच्चों कलर तो चेंज करने का टाइम आ गया है। थर्ड में हमने क्या देखा था? थर्ड में हमने देखा था क्रॉस ऑफर, देखा था क्रॉस ऑफर। सर क्रॉस ऑफर, सर वही आपका और दिवस सर वाला एग्जांपल। हाँ बच्चों एकदम सही। कल जब आप दिवस सर हमसे मिलने आए थे, आपको हाय बोलने आए थे, तो दिवस सर और मैंने एक ही टाइम पे एट द सेम टाइम विद इग्नोरिंग ईच अदर्स ऑफर, मतलब हमने एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके एक दूसरे को ऑफर किया। वाह, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके एक दूसरे को ऑफर किया। बस ये हिंदी में भी लिखना है। वाह बढ़िया, मस्त बन गया। तो क्रॉस ऑफर क्या है? पहले हिंदी में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके एक दूसरे को ऑफर किया, एक दूसरे को ऑफर किया। जिंदगी में प्यार ना किया तो क्या किया? अरे सर आप तो शायरी बोल रहे हैं सर। अरे हाँ बच्चों, वो भीतर में पहले शायरी बनना था, मेरे को पता नहीं कहाँ आ गया मैं। कोई नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या है? एक दूसरे को ऑफर, एक दूसरे के ऑफर को इग्नोर करके एक दूसरे को ऑफर किया। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन टू पार्टीज, थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स। कौन से ऑफर्स? आइडेंटिकल ऑफर्स एट द टाइम of in ignorance, identical offer in ignorance at the time of each other's offer। समझ आ गया दोस्तों? when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer। ठीक है, समझ आ गया? हिंदी में आपको एकदम मस्त समझ आया? सर इसका एग्जांपल भी तो दीजिए। बच्चों एग्जाम्पल देता हूं, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, तो कल जो दिवस सर और मेरा एग्जाम्पल है आपको वो याद रखना है। यहाँ पे दिवस लिख दीजिए, यहाँ पे विशाल लिख दीजिए, नैनो नैनो। सर आप तो स्मार्ट हैं। हाँ बच्चों एकदम, आप भी बन जाओगे मेरी तरह, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा स्मार्ट बनोगे आप। हाँ ओके, तो हमने 3 चीज देख ली, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। जब ये आप चार्ट पढ़ने बैठोगे नेक्स्ट टाइम तो आपको बुक का पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, सब कुछ याद आएगा आपको। ओके, हर टॉपिक के लिए हम चार्ट बनाएंगे, हर एक टॉपिक के लिए आपके पास एक कॉपी, खुद की एक बुक बन जाएगी आपकी, आप डिस्ट्रीब्यूट करना फिर अपने दोस्तों को। ओके, फिर हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस ऑफर के बाद क्या पढ़ा था हमने? सर हमने पढ़ा था काउंटर ऑफर।
सर काउंटर ऑफर क्या होता है? बच्चों, जब ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई करके वापस से ऑफर किया जाता है उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? जब ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई करके उसको वापस से ऑफर किया जाता है उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर इंग्लिश में लिख देते हैं व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, व्हेन द ऑफरी, ऐसे नहीं लिखते, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, व्हेन द ऑफरी modifies the term and conditions of original offer and offers back, इट इज नोन एज अ काउंटर ऑफर, या फिर उसको कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। एक्सेप्टेंस मैंने आपसे अभी उधार ले रखा है, एक्सेप्टेंस हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द काउंटर ऑफर तो आप ऐसे लाके लिख सकते हैं when the offeree modifies the terms and conditions of the original offer and offers him back, it is known as a counter offer or a condition और conditional acceptance, ये भी लिख के आएंगे, आपका इंप्रेशन मार्किंग बनेगा। ओके तो सर इसमें क्या है? सर इसमें बड़ा बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं मैं। जो एग्जांपल है वो है बार्गेनिंग। लड़कियां बहुत खुश हो रही हैं। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत एकदम सच इंसिडेंट है, ठीक है। एक बार आई वेंट टू गोवा विथ माई मॉम। ओके, मैं और मेरी मम्मी गोवा गए थे एंड वहाँ पे वो होता है ना इमिटेशंस बेचते हैं, लाइक कान का, नाक का एंड ऑल, तो मतलब रोड साइड में। मेरी मम्मी गई एंड उन्होंने पूछा कि ये वाला एक उठाया कान का एंड पूछा कि ये कितने रुपए का है। ध्यान से सुनना, ठीक है, मजा आएगा। कितने रुपए का है? तो उन्होंने कहा कि मैम ये 500 रुपीज़ का है। तो मेरे को लगा मम्मी बार्गेनिंग करेगी। कितना बार्गेनिंग करेगी? 450, 460। मैंने कहा कि 20 रुपए में देना है तो दे, वरना मैं जा रही हूँ। भाई मैंने तो मुंह घुमा लिया, मैं नहीं जानता ये कौन है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है बार्गेनिंग। मम्मी ने उसको काउंटर ऑफर दिया 20 रुपए में खरीदने का। उसने ऑफर किया था 500 रुपए में खरीदने के लिए, मम्मी ने 20 रुपए में काउंटर ऑफर किया कि मैं तो 20 रुपए में खरीदूंगी, भाई तुझे एक्सेप्ट करना है तो कर। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, तो दिमाग थोड़ी खराब था। ओके, तो एग्जाम्पल बार्गेनिंग आ गया। और इसमें और एक एग्जाम्पल फिर से वही वाला ले लेंगे हम, दिवस सर और विशाल सर वाला। में 50,000 नैनो था, मैंने क्या कहा था? नहीं 50,000 नहीं, 40,000 में। ओके डन। तो हमारा काउंटर ऑफर का भी चार्ट बन गया। सर मजा आ रहा है बहुत सारा बच्चों, अब तो शुरुआत है, बहुत मजे लेने बाकी हैं। ओके, लास्ट में हमने पढ़ा था स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग या फिर ओपन या फिर कंटिन्यूइंग। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया था कि टेंडर्स व्हेन एन ऑफर इज अलाउड टू रिमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज अ स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। तो आपको बस डायरेक्ट वही चीज लिखनी है, व्हेन एन ऑफर अलाउड remain open over a period of time, it is known as standing offer. Okay, सर इसमें एग्जांपल टेंडर्स फॉर कुछ भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है। सपोज हमारे जो डिफेंस है, हमारा जो इंडिया का डिफेंस है, आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके लिए कुछ डिफेंस मटेरियल चाहिए होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टेंडर निकाल दिया कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए, किसको सप्लाई करना है मेरे को गुड्स, वो बताइए मेरे को, इस टाइम पीरियड के भीतर बताइए। तो इस टाइम पीरियड के भीतर क्या है, वो ऑफर जो है वो स्टैंडिंग है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। के बाद टेंडर फॉर रोड कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बस मैं आपको आगे चल के ये बात बताऊंगा, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स कहीं कहीं इन्विटेशन टू ऑफर होता है। सर आप इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, आपको हर चीज बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या है, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स में जो है ना, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि हम बस इसी से लेंगे और ये कंडीशंस है, ये प्राइस होगी, हम जो भी मटेरियल लेंगे इससे ज़्यादा प्राइस का नहीं देंगे, तो आप सामने वाले आके एक्सेप्ट कीजिए।
ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको? तो टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और टेंडर फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। सर हमारा तो पूरा चार्ट बन गया। हाँ बच्चों, पूरा चार्ट बन गया। अब एक मिनट, हाँ, तो अगर जनरल ऑफर को हम एक्सेप्ट करते हैं, अगर हम जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, बन जाता है अग्रीमेंट, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन, तब भी ये एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन जब क्रॉस ऑफर होता है, तो फर्स्ट में, स्टार्टिंग में दिवस और विशाल, ये दोनों ऑफर है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। समझ आया? जब ये फर्स्ट क्रॉस ऑफर हो जाता है, उसके बाद अगर किसी ने एक्सेप्ट किया, तब जाके वो एग्रीमेंट बनता है। हाँ सर, मतलब क्रॉस ऑफर कंस्टिट्यूट्स टू डिफरेंट ऑफर्स, नॉट डिफरेंट, आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं, लेकिन इट विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस फॉर ईच अदर्स ऑफर। ओके, क्रॉस ऑफर कंस्टिट्यूट्स टू ऑफर्स and it will not amount to acceptance of each other's offer. After cross offer has been made, if someone accepts one of the offer, then it will amount to acceptance and then it will constitute an agreement. आ गया आंसर? समझ आ गया? आ गया। ओके, फिर काउंटर ऑफर में भी वही चीज है। सबसे पहले दिवस ने दिया, वो एक ऑफर है, फिर विशाल ने वापस किया, वो भी एक काउंटर ऑफर है। जब ये काउंटर ऑफर दिवस एक्सेप्ट करता है, तब जाके एक एग्रीमेंट बनता है। समझ आया कि नहीं? तब जाके एग्रीमेंट बनता है। लेकिन क्रॉस ऑफर में कोई, दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट कर लेता है कि एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन काउंटर ऑफर में जिसने काउंटर ऑफर किया, जिसको किया काउंटर ऑफर, उस सामने वाले ने जब एक्सेप्ट किया तभी एग्रीमेंट बनेगा। दोस्तों ये लिख के रखो दोस्तों, मजा आ जाएगा। और स्टैंडिंग ऑफर इज सेम एज फर्स्ट वाला, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है, बोल दूं? प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं सर नहीं, पढ़ाई के बीच में आप क्या ये सब बोल रहे हैं? प्लीज बच्चों, प्लीज प्लीज, मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है। सर ठीक है, आप बोल दीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, हमारा दिल बहुत बड़ा है। ठीक है दोस्तों, हम ये कहना चाहता हूं, और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। पता नहीं ये कितना अच्छा लगता है मेरे को बोल दिया मैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, कॉपी कर लिया, चलो हम आगे बढ़ेंगे, बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ेंगे। जिसने कॉपी नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले ले और क्लास के बाद लिख लेना, बट लेट मत करना। जैसे ही क्लास खत्म होगी पहले लिख लेना, उसके बाद ही जाके अपना कुछ करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ ऑफर, ये तो बुक में दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ ऑफर, 5 ऑफर। जब हम लीगल रूल्स पढ़ेंगे, अभी इसके बाद वाला टॉपिक लीगल रूल्स ही है, में हम और 2 तरीके के ऑफर पढ़ेंगे, स्लाइड एंड एक्सप्रेस्ड। पर डे दोस्तों समझ आ गया? सर आपने कहा था कि आप हमें एक चार्ट बनवाना सिखाएंगे जिसमें हम अपने सारे केस लॉज मेंटेन करेंगे। हाँ बच्चों, मेरे को याद है, एकदम याद है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब सेकंड केस लॉ बताऊंगा तब फर्स्ट और सेकंड केस लॉ का दोनों का चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है। डन, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कब तक हमारी क्लासेस खत्म होंगी फर्स्ट चैप्टर की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जानना तो जरूरी है ना। देखो, अभी हम लीगल रूल्स ऑफ ऑफर पढ़ेंगे, आज हम लीगल रूल्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। फिर उसके बाद जो टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ऐसे करके हम ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ पढ़ लिया, ये सारे छोटे टॉपिक है। इसके बाद तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद हम एक क्लास में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में, आधी क्लास में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे सारे, और रिवीजन भी करेंगे। सर सुनने में तो मजा आ रहा है, और मजा आएगा बच्चों, बस ध्यान दो, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी? क्यों? अभी हम एक मस्त चीज पढ़ने वाले। सर हमें ना कोई स्टोरी सुनाइए सर, हमने रिवीजन, इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन करके हमारा दिमाग खराब हो रहा है सर, दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ रहा है सर, हमें एक स्टोरी सुननी है। नहीं बच्चों, नहीं, अभी नहीं,
अभी तो हम शुरू किए हैं, क्लास में हार्डली 5-10 मिनट ही तो हुए हैं। सर नहीं सर, हमने चार्ट भी बनाया सर, आपने कहा चार्ट बनाने के लिए, हमने चार्ट बनाया। अरे बच्चों, चलो ठीक है, बच्चों के आगे आखिर में सर को हथियार डालने ही पड़े। चलो ठीक है, मैं अभी आपको एक मस्त स्टोरी सुनाऊंगा, एकदम गजब स्टोरी है, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन लेकिन कोई भी ये स्टोरी स्किप नहीं करेगा, कि हो सकता है मैं ये स्टोरी पढ़ाई के साथ रिलेट कर दूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है भाई, ठीक है, मेरा कोई भरोसा नहीं है। तो आपको ध्यान से सुननी है ये स्टोरी। तो एक बार हाथ वाथ झटको, एकदम आराम से बैठो, स्ट्रेट नहीं बैठने का, आराम से बैठो। चलो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, लेके प्रभु का नाम। ओके, तो दोस्तों ये स्टोरी ध्यान से सुन, बच्चों एकदम ध्यान से सुनेंगे। ये रही आपकी स्टोरी, मजा आ जाएगा। ये कौन है सर, ये कौन है? साहिल सर है। कौन है ये? साहिल सर। सर साहिल सर इतने मोटे थे? हाँ बच्चों, ये बहुत साल पहले की पिक है। तो साहिल सर जो है, उनके पास एक नैनो थी। क्या थी सर? नैनो। तो वो चाहते थे कि ये नैनो सेल कर दे और एक नई बाइक ले लें। सर कौन सी बाइक? हार्ली डेविडसन। हाँ बच्चों एकदम हार्ली डेविडसन, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सर चाहते थे कि ये नैनो बाइक वो सेल कर दे, नैनो जो कार है वो सेल कर दे। ओके, तो सेल करने के लिए सर ने क्या किया, तो नैनो को OLX में एडवर्टीजमेंट डाल दी कि यार ये मेरे पास नैनो है और मैं इसको इतने रुपए में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या किए, नैनो को एडवर्टीजमेंट में डाल दिया। उसके बाद वो गए बाइक शोरूम। कहाँ गए? बाइक शोरूम। सर कौन सी बाइक शोरूम? हार्ली डेविडसन। हाँ, हार्ली डेविडसन के बाइक शोरूम। ये गए साहिल सर। साहिल सर बाइक शोरूम गए और उसके बाद बाइक शोरूम के जो ओनर है, बाइक शोरूम के जो ओनर है उनको कहा कि यार मेरे को ये बाइक चाहिए, ये वाली हार्ली डेविडसन की ये वाली बाइक चाहिए विद दिस फीचर्स, ये फीचर्स उसमें होने चाहिए। और जब साहिल सर ने उन्हें कहा तो साहिल सर के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि यार ये हाँ कर दे, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी शोरूम्स घूमे हैं वहां पे ऐसी फीचर्स है ही नहीं। तो मैं अगर इसको कुछ बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वाली बाइक चाहिए, तो साहिल सर के दिमाग में यही चल रहा था कि वो उस ऑफर को हाँ कर दे, ठीक है। उसके बाद साहिल सर ने बाइक सिलेक्ट कर ली, ओनर ने हाँ कहा और कहा सर अभी बाइक की एक्सेसरीज और सारी सेटिंग्स करने में 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। तो सर पास ही में, बगल में ही 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है सर, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहां पे, तो रेस्टोरेंट है, आप जाके वहां पे खाना खा के आ जाइए। साहिल सर ने कहा ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आ जाऊंगा खाना खा के। तो फिर साहिल सर शोरूम के बाहर गए। तो शोरूम के बाहर साहिल सर को एक बस दिखी। क्या दिखी? बस। साहिल सर बिना कुछ बोले, बिना किसी ड्राइवर कंडक्टर किसी को कुछ बोले, क्योंकि साहिल सर को पता था कि वो बस वो रेस्टोरेंट जा रही है, तो बिना किसी को कुछ बोले जाके बैठ गए बस में। क्या किया? जाके बैठ गए बस में। अभी तक स्टोरी एक बार फ्लो आने के लिए, सबसे पहले साहिल सर के पास नैनो थी, नैनो साहिल सर को बेचना था, तो साहिल सर ने OLX में एडवर्टाइजमेंट डाल दी। उसके बाद सर बाइक शोरूम गए, बाइक शोरूम के ओनर को कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे फीचर्स की बाइक चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। और जब वो बोल रहे थे तो यही सोच रहे थे कि वो हाँ बोल दे। ओनर ने हाँ कहा और कहा कि 2 घंटे लगेंगे, तब तक आप जाके रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाइए। तो साहिल सर उसके बाद बस में बैठे, बिना किसी से बात किए बस में बैठे और चले गए रेस्टोरेंट। यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए, साहिल सर उतरे। साहिल सर रेस्टोरेंट में घुसने से पहले उनको याद आया, अरे यार इसी रेस्टोरेंट के पास तो मेरी गर्लफ्रेंड का ऑफिस है। क्या है? गर्लफ्रेंड का ऑफिस। तो साहिल सर ने अपना फोन उठाया और बोला हेलो, हाँ मैं ना नई बाइक खरीद रहा हूँ। गर्लफ्रेंड ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर ने कहा अरे कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह छोड़ो, मैं तुम्हारे ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में हूँ और तुम्हारा भी अभी लंच टाइम होगा, तो एक काम करो आ जाओ, साथ में लंच करेंगे। गर्लफ्रेंड ने कहा हाँ आ रही हूँ। फिर साहिल सर जाके भीतर वेट करने लग गए, कब आएगी गर्लफ्रेंड, कब आएगी गर्लफ्रेंड। 1 घंटा हो गया। फिर साहिल सर ने सोचा कि कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं। तभी गर्लफ्रेंड तो आई नहीं। साहिल सर को ना बहुत गुस्सा आया। साहिल सर ने सोचा चलो यार छोड़ो, वो तो नहीं आई, कम से कम पेट तो भर जाए, खाने के लिए मंगा लेते हैं। तो साहिल सर ने वेटर को बुलाया और कहा मुझे 1 प्लेट पनीर दो। क्या दो? 1 प्लेट पनीर। फिर साहिल सर ने 1 प्लेट पनीर खा ली और उसके बाद वो वापस जब बाइक शोरूम जाने लगे
तो उनको रास्ते में एक हेलमेट शोरूम दिखा। ऐसे कांच का बड़ा सारा शोरूम था, वहां पे हेलमेट्स डिस्प्ले थे, बहुत सारे कंपनीज के, स्टूडोज, एक्वा, हीरो, बहुत सारे कंपनीज के हेलमेट्स डिस्प्ले थे। फिर साहिल सर ने सोचा यार अभी तो कैश नहीं है, मैं एक काम करूंगा बाद में खरीद लूंगा। ठीक है, फिर साहिल सर वापस से बाइक शोरूम चले गए अपनी बाइक लेने। जब उन्होंने बाइक ले ली, साहिल सर एकदम टशन में निकले, बाइक के साथ जैकेट वगैरह, सर पे ऐसे स्कार्फ वगैरह बांध के निकले, ऐसे बाइक पकड़ लिया। और फिर उसके बाद साहिल सर ने पूरी शहर की जब शहर की तो उनको पता चला यार पेट्रोल तो कम हो गया, पेट्रोल खत्म होने को आ गया। तो वो गए एक पेट्रोल पंप। कहाँ गए वो? पेट्रोल पंप में जाके कहा कि मेरे बाइक में 500 रुपीज का तेल डाल दो। लेकिन जो ये सर्विस वुमेन थी वो डेफ थी, बहरी थी। क्या थी? डेफ, बहरी थी। तो उसने साहिल सर का ऑफर सुना ही नहीं, इसलिए उसने पेट्रोल डाला ही नहीं, सिंपल। फिर साहिल सर ने एक पेपर में लिख के दिया। किस में लिख के दिया? पेपर में लिख के दिया कि मेरे को मेरे बाइक में 500 रुपीज का तेल डलवाना है। सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, उसके बाद उन्होंने लिख के दिया कि मेरे पास 2000 रुपीज का नोट है, जो आप मेरे को 1500 रुपीज वापस करेंगे वो मैं 100 रुपीज के डिनोमिनेशन में ही लूंगा। आप अगर 500 रुपीज का नोट मेरे को वापस करेंगे तो मैं नहीं लूंगा और ना ही मैं आपसे पेट्रोल भराऊंगा। आया, साहिल सर ने ये लिख के दिया। उस बंदी ने पूरा पढ़ा कि हाँ 500 रुपए का तेल डलाना है, वो मेरे को 2000 रुपए देंगे और जो मैं उनको 1500 रुपए वापस करूंगी वो 100 के नोट होने चाहिए, 500 के नोट नहीं होने चाहिए। उसके बाद उस बंदी ने पेट्रोल डाल दिया। फिर साहिल सर अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। जब घर चले गए तो उन्होंने OLX खोल के देखा कि यार नैनो अभी तक सेल हुई है या नहीं हुई है। साहिल सर ने देखा यार नैनो तो सेल ही नहीं हुई। जब भी साहिल सर दुखी होते हैं या फिर कोई परेशानी में होते हैं तो उनको एक ही नाम याद आता है, वो है विशाल सर। हर चीज मेरे ऊपर डाल देते हैं। तो साहिल सर ने मेरे को कॉल किया, अरे विशाल सर मेरी ना नैनो सेल नहीं हुई है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी नैनो 30,000 रुपीज में खरीद लें। अगर आपने 2 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने हाँ बोल दिया है, आपने मेरी नैनो खरीदने के लिए राजी हो गए। सर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा हाँ ठीक है सर मैं देखता हूँ। हम ऐसे ही करते हैं, अगर कहीं जाना नहीं होता या फिर कुछ करना नहीं होता हम यही बोल देते हैं हाँ ठीक है देखते हैं। तो साहिल सर ने मेरे को, सर आप नहीं नैनो कर देंगे 30,000 में? मैंने कहा हाँ चल ठीक है देखते हैं। साहिल सर ने कहा अगर आपने 2 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी नैनो खरीद ली है और आपको 30,000 रुपीज देने पड़ेंगे और मैं आपको नैनो दूंगा। बस यहाँ पे 2 दिन अभी हुए नहीं है, 2 दिन बाद में आपको बताऊंगा क्या हुआ। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। एक बार देखते हैं स्टोरी में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले साहिल सर ने नैनो को सेल पे डाला OLX में। बच्चों थोड़ा पेशेंस रखो, ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। फिर उसके बाद साहिल सर शोरूम गए एंड बाइक परचेज की। फिर उसके बाद क्या किया, बस में बैठे और रेस्टोरेंट तक गए। फिर उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया लंच पे आने के लिए। गर्लफ्रेंड ने हाँ कहा लेकिन फिर वो आई नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में 1 प्लेट पनीर ऑर्डर की। जब वो वापस आ रहे थे बाइक शोरूम के लिए तो बीच में उनको हेलमेट शोरूम दिखा जिसमें बहुत सारे हेलमेट डिस्प्ले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाद में खरीद लूंगा। फिर उसके बाद जब बाइक की डिलीवरी ले ली उसके बाद पूरा शहर घूमा। उसके बाद पेट्रोल पंप गए। पेट्रोल पंप में जैसे ही गए तो जो बंदी थी, जो सर्विस वुमेन थी पेट्रोल पंप में, उनको कहा कि 500 रुपीज़ का तेल डाल दीजिए, लेकिन वो डेफ थी तो इसलिए उन्होंने नहीं डाला क्योंकि वो सुन ही नहीं पाए। फिर उसके बाद साहिल सर ने पेपर में लिख के दिया कि टू फिल अप पेट्रोल ऑफ साहिल सर ने पेपर में लिख के दिया कि 500 रुपये का मेरे को तेल डालना है और मेरे पास 2000 रुपये का नोट है। अगर आप मुझे जो 1500 रुपीज़ वापस करेंगे वो 100 रुपीज़ के नोट ही मुझे चाहिए, ना कि 500 रुपीज़ के नोट। अगर आपके पास 100 रुपीज़ के नोट नहीं है तो मैं कहीं और से पेट्रोल भराऊंगा। ये हो गया। फिर उसके बाद वापस वो घर आए, देखे नैनो का ऐड कि अभी तक सेल नहीं हुई है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और कहा कि विशाल मैं तेरे को 30,000 रुपीज़ में बेचना चाहता हूँ नैनो। मैंने कहा हाँ ठीक है देखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यार अगर तू 2 दिन में रिप्लाई नहीं करता कि तू खरीदेगा या नहीं खरीदेगा तो मैं मान लूंगा कि तूने खरीद ली है मेरी गाड़ी और तुझे 30,000 रुपये देने पड़ेंगे और मैं तेरे को नैनो दूंगा। दोस्तों आपको स्टोरी समझ आ गई? आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर खत्म कर लिया है। पर क्या
सर क्या बोल रहे हैं आप, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर खत्म हो गया है? हाँ दोस्तों, खत्म हो गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, आरटीपी में, एमटीपी में बहुत जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। स्टडी बेस्ड तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कभी कभी आईसीआई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग बताइए व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आईसीआई कभी कभी। सर लेकिन हमें तो कुछ नहीं समझ आया, कहां से लीगल रूल्स, हमें तो कुछ याद नहीं हुआ। बच्चों पेशेंस रखो, पेशेंस सबसे बड़ा टॉपिक है ये, और आज पूरी क्लास में हम ये खत्म कर देंगे। अब मैं बताता हूं लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। अब मैं स्टोरी के साथ एक एक चीज कनेक्ट करूंगा और आपको हेडिंग्स बताऊंगा। हम एक बार छोटे में मतलब एक ब्रीफ समझ लेंगे हर एक लीगल रूल्स को, उसके बाद एक बार समझ लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, एक 15 मिनट का ब्रेक, खाना वाना खा के आएंगे, क्योंकि बच्चों अगर पेट भर्ती होगा तो दिमाग चलेगा। तो खाना वाना खा के आएंगे और फिर सेकेंड हाफ में हम एक एक लीगल रूल्स को खोदेंगे बैठ के। समझ आई? गोल्ड माइनिंग करेंगे हम, कि जितने भी चीज नॉलेज आप ले रहे हैं ये आपके लिए गोल्ड है, बाद में प्रूव होने वाला है, ये चीज बाद में रिटर्न देगी आपको ये सब, ठीक है। हम एक एक चीज, एक एक लीगल रूल्स डिटेल में पढ़ेंगे, अलॉन्ग विथ एनी केस लॉज इफ देयर आर एनी केस लॉज, वो भी पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। अभी बस मैं आपको हेडिंग बताऊंगा और थोड़ा बहुत ऊपर का चीज दिखाऊंगा, अंदर का मसाला नहीं दिखाने वाला, ओके, वो ब्रेक के बाद। तो बच्चों हमारा क्या खत्म हो गया है, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। अपने आपको शाबाशी दो, आपने बहुत बड़ा टॉपिक खत्म कर दिया है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ओके। कैसे खत्म कर दिया है सब देखते हैं। सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कब लिखना है, एक बार सुन लीजिए। नैनो फॉर सेल ऑन OLX। तो OLX में नैनो का एडवर्टीजमेंट डाला साहिल सर ने सेल करने के लिए, तो वो क्या कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है? हाँ सर, वो तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पक्का? हाँ सर, हम एकदम कॉन्फिडेंट है, ये एक जनरल ऑफर है। क्या बच्चों ये एक जनरल ऑफर है? हाँ सर, कितने बार बताएं, ये जनरल ऑफर है। बच्चों मान लेते हैं आपकी बात, तो ये एक जनरल ऑफर है। सर लेकिन ये तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में पढ़ा था। सर आप यहां क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चों लीगल रूल्स में भी लिखा हुआ है ये चीज, कुछ 2-3 पॉइंट जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़े थे, लीगल रूल्स में भी वो चीज बोलता है कि एक वैलिड ऑफर बनने के लिए जनरल या फिर स्पेसिफिक ऑफर होना जरूरी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, वेंट टू शोरूम एंड परचेज्ड अ बाइक। जब साहिल सर शोरूम गए तो शोरूम के ओनर को कहा, किसको कहा? ओनर को कहा, सर मेरे को ये स्पेसिफिकेशंस की बाइक चाहिए। तो ये कौन सा ऑफर है बच्चों? क्या कोई और, ओनर को छोड़ के कोई और, वहां पे मान लो एक जैनिटर था। सर जैनिटर मतलब क्या होता है? जो हमारे देश को क्लीन रखते हैं, जो हर जगह को क्लीन रखते हैं, समझ आया? मतलब जो साफ सफाई करते हैं उनको हम जैनिटर बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? आप जाके सर्च करना डिक्शनरी में, ओके। जो शोरूम में वो काम कर रहे थे, साफ सफाई वाला काम कर रहे थे, क्या वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ मैं आपको बाइक दूंगा, साहिल सर मैं आपको बाइक दूंगा? क्या नरेंद्र मोदी जी एक्सेप्ट कर सकते हैं? मित्रों साहिल सर को हार्ले डेविडसन बाइक चाहिए थी, उन्होंने हार्ले डेविडसन के शोरूम के मालिक को ऑफर किया, लेकिन मित्रों मजे वाली बात यह है मैंने एक्सेप्ट कर लिया। क्या नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनको तो ऑफर ही नहीं हुआ है। ऑफर किसको हुआ है? ओनर को हुआ है। तो ऑफर जो है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक हो सकता है, या तो जनरल हो सकता है या तो स्पेसिफिक ऑफर हो सकता है। ये दोस्तों समझ आई बात? अब जब साहिल सर ऑफर कर रहे थे कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस की बाइक चाहिए, तो साहिल सर के दिमाग में क्या चल रहा था कि यार प्लीज ये हाँ बोल दे, यार प्लीज ये हाँ बोल दे। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में, जब हमने डेफिनेशन तोड़ा था। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। सर
सच में ये लीगल रूल्स में लिखा हुआ है? हाँ बच्चों, एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए ये तो होना ही चाहिए। जब आप एक ऑफर करते हो तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि सामने वाला हाँ बोले, सामने वाला अपना एसेंट दे, तो ये एक वैलिड ऑफर है। देखा बच्चों, डेफिनेशन को तोड़ने का कितना फायदा हो रहा है हमें। तो बच्चों मेरे साथ साथ लिखो, हमने 2 लीगल रूल्स खत्म कर दिए। सबसे पहला, ऑफर में बी जनरल, क्या ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। साथ साथ लिखेंगे, सारे लीगल रूल्स याद करा दूंगा मैं आपको। 4 मार्क के लिए पूछेगा, आप 10 पॉइंट लिख के आएंगे, देखते हैं वो कैसे मार्क्स काटते हैं, ठीक है। वादा है मेरा आपका। मे बी जनरल और स्पेसिफिक। सेकंड में हमने क्या देखा, मस्ट बी मेड, ऑफर मस्ट बी मेड, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू obtaining assent, obtaining assent of that other person। आगे चला गया। हाँ, फिर उसके बाद साहिल सर को वो ओनर ने कहा कि सर अभी तो बाइक ठीक करने में, बाइक में एक्सेसरीज लगाने में, बहुत सारे पार्ट्स लगाने में 2 घंटे लगेंगे आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। पास में ही एक रेस्टोरेंट है, आप जाके वहां खा के आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी भी अभी वहीं पे गए हैं मित्रों। साहिल सर ने कहा हाँ मैं तो पक्का मिलूंगा, पक्का मिलूंगा। तो साहिल सर जब बाहर गए तो उनको एक बस दिखी। क्या दिखी? बस। लेकिन साहिल सर ने क्या किसी से बात की? क्या ड्राइवर को ऑफर किया? क्या ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया? क्या साहिल सर ने कंडक्टर से बात की? क्या उसने एक्सेप्ट किया? नहीं। साहिल सर को तो पता था ये बस रेस्टोरेंट जा रही है और साहिल सर जाके बैठ गए। सर तो इसका मतलब क्या है? इसमें लीगल रूल से क्या लेना देना? बच्चों लेना देना है। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स में बोला था कि 2 ऑफर और है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑब्वियस, ऑब्वियस। एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है कि आप एक्सप्रेस करते हो, या तो राइटिंग में ऑफर देते हो या फिर ओरल ऑफर देते हो, बोल के ऑफर देते हो, वो होता है एक्सप्रेस। इम्प्लाइड ऑफर होता है मतलब आप कर देते हो। आप सामने वाले को ये नहीं बोलते कि मैं तेरे लिए केक खरीद के लेके आऊंगा, तू मुझे 10 रुपए देना। ये एक एक्सप्रेस ऑफर है। आपने अपने दोस्त को कहा देख तू मुझे अगर 10 रुपए देगा मैं तेरे लिए केक खरीद के ले आऊंगा। इम्प्लाइड ऑफर कब होता है? जब आपने ऑलरेडी केक खरीद चुका है, अपने दोस्त को बोला नहीं, केक खरीद चुका है और उसको जाके दे रहा है केक। बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? वो आपको 10 रुपए दे। तो ऑलरेडी आपने इम्प्लाइड ऑफर दे चुका। मतलब आपने केक लाके उसको खरीद के लाके जो उसको दे रहे हो वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। उसके बदले जब वो एक्सेप्ट करता है, तो मतलब एक्सेप्ट करता है मतलब कब? जब वो केक ले लेता है। आपने केक दिया खरीद के, इम्प्लाइड ऑफर, उसने केक ले लिया, तो आप बदले में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 10 रुपये वो देगा, है कि नहीं? तो वैसे ही जब साहिल सर ने बस बोर्ड की, तो मैं बता दूं कि जो बस कंपनी है, जिस कंपनी की बस चल रही है, उन्होंने पब्लिक एट लार्ज, तब हर किसी को एक इम्प्लाइड ऑफर दिया है। क्या ऑफर दिया है? कि भाई हम अपनी बस चला रहे हैं इस रूट से लेके इस रूट तक, अगर आप आके हमारी बस में बैठ जाते हैं इसका मतलब आप हमारा एक्सेप्ट करते हैं, हमारा इम्प्लाइड ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और आपको इसके बदले 10-15 रुपए जितने भी फेयर हैं बस फेयर वो देने पड़ेंगे। और एक बार मुझे पता है आपको समझ आ रहा है, मजा आ जाएगा। हर एक चीज हम डीप में समझेंगे, ओके। बस कंपनी ने, जिनकी बस चल रही है, बस कंपनी जो है, उन्होंने पब्लिक एट लार्ज को एक इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है। तब काम कर दिया ऑलरेडी, बस चला दी ऑलरेडी। ऐसे नहीं बोला कि मैं बस चलाऊंगा आप मेरे को 10 रुपए देना, नहीं, उन्होंने बस चला दी, बस रोड पे चल रही है। उन्होंने पब्लिक एट लार्ज को इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है कि अगर आप मेरी बस पे आके जाके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब आपने मेरी ऑफर क्या था कि मैं आपको इस डेस्टिनेशन से लेके इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा। ये एक बस कंपनी का इम्प्लाइड ऑफर है। आप अगर जाके बस में बैठ जाते हैं तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आपका जो ऑफर था कि आप मुझे इस डेस्टिनेशन से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे वो मैं एक्सेप्ट करता हूं, और उसके बदले जितना बस फेयर बनता है वो मैं आपको दूंगा। समझ आ गया? अब इम्प्लाइड ऑफर समझ आ गया। एक्सप्रेस ऑफर, अगर बस वाला इंडिविजुअली हर एक बंदे को जाके बोलता भाई मैं बस चलाऊंगा, अभी नहीं चला रहा, बस चलाऊंगा, इधर से इधर चलाऊंगा, इसके बदले आपको 10 रुपए देंगे, क्या आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करते हैं?
अगर आप हाँ बोलते हो तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर है। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था केक, आपने केक मांगा, उसने केक दिया और 10 रुपए लिए, तो वो आपने एक्सप्रेस किया। राइटिंग में दे सकते हो या फिर ओरल दे सकते हो। राइटिंग में साहिल सर ने राइटिंग में ऑफर दिया था पेट्रोल पंप सर्विस वुमेन को कि 500 रुपए का तेल डालो, क्योंकि वो डेफ थी। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इंप्लाइड हो सकता है। तो हमारा थर्ड लीगल रूल आ रहा है। बच्चों टेंशन मत लो, अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ नहीं भी आ रही है तो हम उसका डीप एनालिसिस करेंगे जब हम एक एक हेडिंग में घुसेंगे। बहुत सारे केस लॉज हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। What did a bus till restaurant, मतलब offer can be pressed और applied। समझ आ गया? ये क्या हो रहा है आज, तो अपने आप चला जा रहा है, कोई नहीं। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, समझ आ गया। 3 लीगल रूल्स हमने, मे बी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर में बी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। फिर उसके बाद फोर्थ में, जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे साहिल सर, तो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाया, गर्लफ्रेंड ने हाँ किया, लेकिन फिर भी गर्लफ्रेंड नहीं आई। साहिल सर को गुस्सा आया। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या साहिल सर अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट केस कर सकते हैं कि वो नहीं आई? क्या साहिल सर का ऐसा कोई इंटेंशन था? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं, कोई लीगल इंटेंशन था ही नहीं, कोई लीगल ऑब्लिगेशन था ही नहीं। अगर वो नहीं आई तो लॉ उसको सजा देगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है लॉ की नजर से? हमेशा लॉ की नजर से सोचना। आप ये अपना सोशल वगैरह छोड़ दो, अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं। आप मान लो कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, एक लॉ बना रहे हो आप, ये मान के चलो, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? अगर गर्लफ्रेंड नहीं आई, क्या साहिल सर केस कर सकते हैं उनके अगेंस्ट? नहीं। तो फोर्थ हमारा आ रहा है, स्वागत कीजिए। फोर्थ में क्या है? ऑफर मस्ट टेंड क्रिएट लीगल लीगल रिलेशन, ठीक है। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या हो रहा है आज, कोई नहीं। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। 4 लीगल रूल्स पढ़ लिए सर। सर बहुत मजा आ रहा है सर, आप तो स्टोरी में लीगल रूल्स। नेक्स्ट टाइम जब हमें लीगल रूल्स याद नहीं आएगा तो हम तो सर स्टोरी याद कर लेंगे, हमें सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ बच्चों, वही तो मेरा मोटिव है, आपको स्टोरी याद हो तो आपको हर चीज याद हो। चलो फिर उसके बाद साहिल सर ने, और ये सब ब्रीफ है, एनालिसिस हम करेंगे, टेंशन मत लेना। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं भी आ रही है तो भी पेशेंस रखना, बाद में हम समझेंगे ब्रेक लेने के बाद, ओके। फिर उसके बाद साहिल सर ने ऑर्डर्ड 1 प्लेट पनीर, 1 प्लेट पनीर ऑर्डर किया। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो मेन्यू कार्ड में कितना कुछ होता है, हैदराबादी पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर कढ़ाई, पनीर वो, पनीर 65, ये वो, कहीं भी खाली पनीर लिखा होता है क्या? नहीं ना। जब साहिल सर ने वेटर को कहा कि मुझे 1 प्लेट पनीर ला के दो, तो वेटर कैसे समझेगा कि कौन सा पनीर मांग रहे हैं सर? कैसे समझेगा वेटर? क्या ये वैलिड ऑफर है? वैलिड ऑफर तभी होता है जब उसके जो टर्म्स होते हैं वो सर्टेन होते हैं, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये क्या ऑफर कर रहे हैं। साहिल सर जो ऑफर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं 1 प्लेट पनीर, तो इससे तो वेटर कंफ्यूज हो गया, सर कौन सा पनीर लेके आऊं, हैदराबादी पनीर लेके आऊं या पनीर बटर मसाला लेके आऊं? तो दोस्तों हमारा 5th लीगल रूल क्या बोलता है? 5th लीगल रूल बोलता है ऑफर मस्ट बी, क्या? ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट बिग। 5th लीगल रूल क्या बोलता है? ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट बिग।
समझ आ गया? 5 लीगल रूल हमने पढ़ लिए, टोटल 10 है। एक बार छोटा सा रिवीजन। सबसे पहले ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल OLX पे नैनो दी, स्पेसिफिक नैनो हार्ली डेविडसन के ओनर को ऑफर दिया, तो ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। सेकंड में हमने देखा ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। जब साहिल सर ने ऑफर किया तो उनके दिमाग में था कि हाँ ये हाँ बोल दे। थर्ड में हमने क्या देखा, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस्ड का कोई एग्जाम्पल नहीं है स्टोरी में, उसको आपको इम्प्लाइड के साथ याद रखना है। इम्प्लाइड क्या था, साहिल सर ने बिना किसी से बात किए बस में जाके बैठ गए, बस कंपनी ने इम्प्लाइड ऑफर दे रखा था पब्लिक एट लार्ज को, साहिल सर ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद फोर्थ में हमने देखा ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर साहिल सर की गर्लफ्रेंड हाँ बोल के नहीं आई तो साहिल सर क्या केस कर, मतलब वो एक सोशल ऑफर था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लॉ की नजर में वो लीगल नहीं है, वो एक सोशल। तो फिर उसके बाद फिफ्थ में इक्वल टू साहिल सर ने 1 प्लेट पनीर ऑर्डर की। रेस्टोरेंट में बहुत सारे टाइप के पनीर मिलते हैं, तो कौन सा पनीर लेके आना है, वेटर कंफ्यूज हो गया। तो ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टेन और डेफिनेट मतलब एब्सोल्यूट होना चाहिए और उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑफर क्या है। ओके दोस्तों, और 4-5 पॉइंट है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। मजा आ रहा है, याद हो जाएगा एकदम, ये जिंदगी भर याद रखोगे आप। उसके बाद साहिल सर लिख ऑन वे बैक टू शोरूम सॉ हेलमेट्स डिस्प्लेड इन अ शोरूम। ये शो नहीं है, ये है सॉ, चेंज कर देना इसको। हाँ सॉ, अरे यार आज क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑन वे बैक टू शोरूम सॉ हेलमेट्स डिस्प्लेड इन अ शोरूम। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हेलमेट का शोरूम है जिसमें बहुत सारे हेलमेट डिस्प्ले हो रखे हैं। दोस्तों ये जो लीगल रूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट लीगल रूल है। मैं चाहता हूं कि आप स्टार मार्क करके रखें या फिर हाईलाइट करके रखें। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इसका मैं अभी ज्यादा कुछ आपको नहीं समझा रहा, इसका मैं डीप एनालिसिस करूंगा। क्या करूंगा? डीप एनालिसिस करूंगा। इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसमें ही जाने वाला है। तो एक बार आप मेरे साथ लिखिए लीगल रूल है क्या। एन ऑफर मस्ट बी distinguished from an invitation to offer। ठीक है, क्या है? एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। आज कुछ प्रॉब्लम? कोई नहीं दोस्तों, हमें पढ़ने से मतलब है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए हम पढ़ के ही रहेंगे। सर हम वॉरियर है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम नहीं डरते। तो एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब मैं बता दूं कि इन्विटेशन टू ऑफर इज व्हेन समवन इनवाइट्स यू टू मेक एन ऑफर। तब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मेरे को ऑफर करें। मैंने अपने हेलमेट, सपोज मेरा हेलमेट शोरूम है, मैंने डिस्प्ले कर रखे हैं कि मेरे पास ये ब्रांड के हेलमेट मिलते हैं, तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप आके मेरे को बोलें कि मुझे ये ब्रांड का हेलमेट चाहिए, तो आप मेरे को ऑफर करें और उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूं। तो इनविटेशन, एक्सेप्टेंस टू इनविटेशन टू एन ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। व्हेन यू एक्सेप्ट एन इनविटेशन टू ऑफर इट कंस्टिट्यूट्स एन ऑफर। सर क्या बोल रहे हैं आप? जब हम इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो वो एक ऑफर बनेगा? हाँ बच्चों, invitation to offer is just an invitation to any person, anyone for whom that invitation to offer is, come and make an offer to us। जिसने इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है वो चाहता है कि आप आए और मुझे ऑफर दें, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूं। आ गया? आप जब अपने कपड़े खरीदने जाते हैं तो डिस्प्ले, विंडो शॉपिंग करते हैं आप, अपने कपड़े देखते हैं, जब मॉल्स वगैरह जाते हैं तो ऐसे देखते हैं। वो क्या है? वो इनविटेशन टू ऑफर है। फिर वो आप उसमें से एक सिलेक्ट करके जाके काउंटर में जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे ये खरीदना है, तो वो मानता है, वो एक्सेप्ट करता है, चलो ठीक है आपको ये हम दे देते हैं इतने रुपए, बिल कर देता है, तब जाके एक्सेप्टेंस होता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपने एक चीज खरीदी होगी और दुकानदार ने मना कर दिया कि नहीं सर हम अभी बेच नहीं सकते, हमारी पॉलिसी है कि लॉकडाउन में हम 6 बजे के बाद कुछ नहीं बेचेंगे। ठीक है, आपने एक मॉल गए थे, 5:30 अराउंड आप मॉल गए थे और आपने सिलेक्ट करते करते थोड़ा लेट कर दिया, 6, 5, 6, 10 दुकान क्लोज करने का टाइम हो रहा था, उन्होंने सारे कंप्यूटर शट डाउन कर दिए थे, बिलिंग विलिंग सब कंप्यूटर शट डाउन कर दिए थे। फिर आप लेके जाते हो एक कपड़ा, बोलते हो कि यार मेरे को ये खरीदना है, अभी खरीदना है,
तो सामने वाला जो काउंटर में बैठा है वो आपको मना कर देता है, नहीं मैम अभी हम क्लोज हो चुके हैं, अभी आप नहीं खरीद सकते, आप कल आके खरीदेगा। दोस्तों अगर डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स ऑफर होता तो जैसे ही आपने उठाया उसको, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बन गया। जैसे ही आपने कोई कपड़ा उठाया अग्रीमेंट बन गया। आपने अभी तक ट्रायल भी नहीं किया, बस कपड़ा उठाया और एग्रीमेंट बन गया। ये लीगल भी है, आपने एक अग्रीमेंट बना लिया और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है। अगर अगर वो आपको नहीं बेचता है, अगर वो आपको नहीं बेचता है तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, है ना। लेकिन दोस्तों जो वो डिस्प्ले हो रहा है, जो मॉल ने कपड़े डिस्प्ले कर रखे हैं, वो सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है। वो चाहते हैं कि आप उनको जाके ऑफर करें। तो जब आप कपड़े सिलेक्ट करते हैं और जाके ऑफर करते हैं दुकान में, वो जो कैश काउंटर है उसमें, अगर वो उनकी मर्जी है वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। आप उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते क्योंकि एग्रीमेंट बना ही नहीं है। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते तब तक एग्रीमेंट नहीं बना है। मजा आ गया सर? आप तो ब्रीफ बोल के पूरा डिटेल में एनालिसिस करा रहे हो। बच्चों ये तो बहुत ब्रीफ है, इसका तो हम मतलब जड़ तक जाने वाले हैं। अभी तो हमने 2-4 पत्तियां ही लाई हैं बस, ठीक है। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद 7th में, आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ बाइक वेंट टू पेट्रोल पंप एंड आस्क्ड सर्विस वुमन टू फिल अप पेट्रोल ऑफ ₹500 बट शी वाज डेफ, so she didn't fill petrol. Then he wrote on a paper and gave. फिर उन्होंने पेट्रोल पंप गया और सर्विस वुमेन को कहा कि 500 रुपये का तेल भर दीजिए, लेकिन वो डेफ थी तो इसलिए वो भर नहीं पाई। लेकिन जब उन्होंने लिख के दिया तो वो भर दी। इसका मतलब क्या है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। में एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। जब हम एक एक टॉपिक देखेंगे तो केस लॉ भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ है तब तक एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। अगर आपको ऑफर पता ही नहीं है तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? समझ आया? तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, या ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। समझ आया दोस्तों? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर बहुत मजा आ रहा है सर, हमें तो एक एक लीगल रूल्स याद हो रहे हैं। तो हमने 7 लीगल रूल्स की हेडिंग्स और थोड़ी बहुत समझ भी हमें आ गया है, और 2-3 है। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और फिर मस्त आके एकदम खाना वाना खा के एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ओके। फिर उसके बाद 8 में, देन ही पुट अ कंडीशन दैट ही हैज ₹2000 नोट एंड ही वांट्स हिज रिफंड ₹1500 इन 100 रुपीज डिनोमिनेशन। फिर उसने, साहिल सर ने वो भी लिख के दिया था कि उनके पास सिर्फ 2000 रुपए का नोट है और आप जो मेरे को 1500 रुपए वापस करेंगे वो सिर्फ 100 रुपीज के नोट में वापस करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपसे पेट्रोल नहीं भराऊंगा। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है दोस्तों? सर हमें नहीं पता सर, क्या हम एक ऑफर में कंडीशन डाल सकते हैं? हाँ बच्चों, हमें ऑफर में कंडीशन डाल सकते हैं, और जब वो कंडीशन सामने वाला फुलफिल करेगा तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सर वैलिड एक्सेप्टेंस भी पढ़ेंगे? हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया ना, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे। उसमें ये चीज भी आएगी कि जो ऑफर में जो कंडीशंस है वो अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। अगर वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता तो एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता। समझ आ गया? तो ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर क्या हो सकती है? ऑफर में बी कंडीशनल, मे बी नहीं, कैन भी लिखो। ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ठीक है। तो ऑफर काट दो, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ओके। ओके, ऑफर कैन बी कंडीशनल। दोस्तों हमने 8 पॉइंट कर लिया, और एक पॉइंट है और 2 पॉइंट है, लेकिन मैं अभी आपको 1 पॉइंट बताऊंगा और 1 पॉइंट उधार रखूंगा, वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, आपको 10 के 10 पॉइंट मैं दिमाग में, मतलब इधर छपवा दूंगा। अगर मैं अभी इसको इरेज भी करूँ ना, अगर मैं अपना स्क्रीन इरेज भी करूँ तब भी आपको सारा कुछ दिखना चाहिए। ये मैजिक बोर्ड है, समझ आया?
फिर लास्ट में क्या था, हिज नैनो वाज स्टिल अनसोल्ड। जो साहिल सर की नैनो थी वो OLX में अभी तक नहीं बिक रही थी, तो साहिल सर ने मेरे को कॉल किया, विशाल तू मेरी नैनो खरीद ले 30,000 में। मैंने कहा सर देखते हैं। तो साहिल सर ने कहा अगर तू 2 दिन में रिप्लाई नहीं करता तो मैं मान लूंगा कि तूने अपनी मेरी नैनो खरीद ली। क्या ये एक वैलिड ऑफर है? किसी के साइलेंस को क्या हम किसी पे बर्डन डाल सकते हैं? जिसको हम ऑफर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑफरी। क्या हम ऑफरी पे बर्डन डाल सकते हैं? ये तो एक बर्डन हो गया ना मेरे ऊपर। अगर मैंने 2 दिन में रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैं भूल गया, या फिर मेरा कुछ काम हुआ, या फिर मेरा फोन खराब हो गया, तो ये तो मेरा बर्डन हो गया कि मैं उनको जाके इन्फॉर्म करूं कि नहीं सर मेरे को नहीं खरीदना है। क्या आप एक ऑफरी में बर्डन डाल सकते हैं? क्या लॉ आपको हमेशा, लॉ आपको कभी भी ये बोलेगा? हमने स्टार्टिंग में लॉ क्लास में क्या पढ़ा था, लॉ तो बनता ही है कि सामने वाले को डैमेज, सेफ्टी, ये सब चीज के लिए बनता है। डैमेज, टाइम का डैमेज भी तो हो सकता है मेरा फोन खराब हो जाए तो मेरे को साहिल सर ने जो बटन डाला है मेरे ऊपर उसको हटाने के लिए मेरे को साहिल सर के घर जाना पड़े और साहिल सर को जाके बोलना पड़े कि साहिल सर मैं नहीं खरीदूंगा, तो मेरा कितना टाइम डैमेज होगा। क्या आप दोस्तों सोचते हैं कभी भी हमारा इंडियन लॉ ऐसा बना होगा सामने वाले को हम नुकसान पहुंचाएं? ना, एकदम सही सोच रहे हो आप, एकदम सही सोच रहे हो। तो ऑफर मस्ट नॉट पुट बर्डन ऑन ऑफरी। ऑफर कभी भी ऑफरी पे बर्डन नहीं डालना चाहिए। सर क्या ये लीगल रूल है? बच्चों यही लीगल रूल है, इसका थोड़ा बेटर लैंग्वेज है। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया। क्या लिखा हुआ है? ऑफर नॉट कंटेन अ टर्म, ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, अगर आप वो नहीं करते हो, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मजा आ गया? चलो हमारा 9th पॉइंट लिख देते हैं हम। ऑफर must not contain a term, the non-compliance of which would amount to acceptance। एक मिनट दोस्तों, ये ठीक से लिखा नहीं गया, कोई बात नहीं, आपको कॉल आउट कर देता हूं, आप लिख दीजिए। ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, द ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो दोस्तों हमारे टोटल 10 लीगल रूल्स हैं रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर कब वैलिड होता है, कब मान्य होता है लॉ के नजर में, इसके 10 लीगल रूल्स हैं। हमने 9 लीगल रूल्स स्टोरी में ही पढ़ लिया। एक जो लास्ट ऑफर है, लास्ट लीगल रूल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने स्टोरी में इंक्लूड नहीं किया है। बहुत मजा आएगा, वो 5-10 मिनट लगेंगे, मैं क्लास के एंड में बताऊंगा आपको। तो 10 के 10 लीगल रूल आपको याद होने चाहिए। तो एक बार छोटा सा रिवीजन, 2 मिनट रिवीजन, फिर हम ब्रेक लेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, लीगल रूल्स अभी हम याद करेंगे, ठीक है। एक बार स्टोरी के साथ बोलेंगे, एक बार बिना स्टोरी के साथ बोलेंगे। हमारा 5 मार्क एग्जाम में पक्का है। मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है बाबा की भविष्यवाणी के इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा नवंबर 2020 में, जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा और 5 मार्क्स आएगा। और जब ये क्वेश्चन आएगा आप सब मेरे को टेक्स्ट करके बताएंगे, सर पक्का बताएंगे 5 मार्क्स। सर मार्क्स के लिए तो हम जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। बच्चों आओ रिवाइज कर लेते हैं फिर। नैनो फॉर, सबसे पहले नैनो फॉर सेल ऑन OLX। साहिल सर ने अपनी नैनो OLX पे बेची, तो OLX में कोई भी एक्सेप्ट करता है तो ऑफर में भी जनरल। फिर उसके बाद साहिल सर बाइक शोरूम गए और सिर्फ बाइक शोरूम के ओनर को ऑफर किया, और सिर्फ बाइक शोरूम के ओनर ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, हमने एक लीगल रूल पढ़ लिया, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। फिर उसके बाद सेकंड में साहिल सर ने जब ऑफर कर रहे थे बाइक शोरूम के ओनर को, तो उन्होंने दिमाग में यही सोच रखा था कि काश ये हाँ बोल दे, बिकॉज बहुत जगह ना बोला है, ये हाँ बोल दे। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर में भी जनरल, ऑफर में भी स्पेसिफिक, ऑफर में भी मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। उसके बाद थर्ड में हमने देखा कि साहिल सर जब रेस्टोरेंट जा रहे थे तो बस में बिना बोले बैठ गए। तो मैंने आपको समझाया था कि बस सर्विस की जो कंपनी है, जो बस कंपनी है, उन्होंने एक इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है सारे पब्लिक को कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमने ये बस चलाई है इस रूट से लेके इस रूट तक, अगर आप आके बैठ जाते हैं इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑफर में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस का मतलब आपको पता है। अगर आप एक्सप्रेस करते हैं, रिटन हो, ओरल हो, कैसे भी आप एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑफर में भी
expressed or implied. तीन क्या क्या? Offer may be general or specific. Offer must be made with a view to obtaining the assent of that other person. Offer may be expressed or implied. ओके फिर उसके बाद फोर्थ में साहिल सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, लेकिन गर्लफ्रेंड हाँ बोल के भी नहीं आई। गर्लफ्रेंड ऐसा करती है, बहुत गर्लफ्रेंड ऐसे करती है। ओए येलो टी शर्ट, तू हंस मत, अपनी बातें मत याद कर, ठीक है। हाँ बोल के भी नहीं आई, लेकिन साहिल सर क्या केस कर सकते हैं? नहीं। तो ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ओके फिर फिफ्थ में साहिल सर ने एक प्लेट पनीर ऑर्डर की, लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत सारे पनीर के प्लेट, बहुत सारे टाइप्स के पनीर मिलते हैं, पनीर पसंदा, पनीर बटर मसाला। तो कौन सा पनीर? ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट एंड नॉट वेग। ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट और नॉट वेग। 5 हमने देख लिया। सबसे पहले ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर मस्ट बी मेड विद Offer must be made with a view to obtaining the assent of that other person. Offer may be expressed or implied. Offer must intend to create legal relation. फिर उसके बाद फिफ्थ में हम देखा offer must be certain, definite and not vague. फिर उसके बाद सिक्स में जब साहिल सर वापस आ रहे थे, हेलमेट शोरूम देखा, हेलमेट में डिस्प्ले हो रखा था, तो offer must be distinguished from invitation to offer. Offer must be distinguished from an invitation to offer. सबसे बड़ा टॉपिक ये है, आपने स्टार मार्क मान लिया है। फिर उसके बाद सेवेंथ में साहिल सर जब पेट्रोल पंप गए, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल भरा रहे थे, तो बंदी जो थी, जो सर्विस वोमेन थी, वो डेफ थी। तो लेकिन तो उसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो इसलिए उसने पेट्रोल डाला ही नहीं। लेकिन जब साहिल सर ने लिख के दिया तब उसने पेट्रोल डाला। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ओके ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फिर उसके बाद 8 पॉइंट क्या था कि साहिल सर ने एक कंडीशन रखा। क्या रखा? कंडीशन रखा कि अगर तो आप मुझे, मेरे पास 2000 रुपये का नोट है, मैं 500 रुपये का तेल डालना चाहता हूँ, आप 1500 रुपीज जो मेरे को वापस करेंगे वो 100 रुपीज के डिनोमिनेशन में देंगे, 500 के डिनोमिनेशन में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, साहिल सर जब आए और देखे OLX में अभी तक नैनो सेल नहीं हुई, साहिल सर ने मेरे को कॉल किया और बोला कि विशाल तू मेरी नैनो खरीद लो 30,000। मैंने कहा हाँ देखते हैं। साहिल सर ने कहा कि अगर तूने 2 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि तूने मेरा ऑफर खरीद लिया है। तो ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऑफर must not put burden on offeree. Offer must not put burden on offeree. ये मैं कॉल आउट कर दूंगा। एक बार हमने देख लिया स्टोरी के साथ, आपको स्टोरी याद है तो आपको लीगल रूल्स याद है। एक बार लीगल रूल्स, खाली लीगल रूल्स पढ़ते हैं। ऑफर में भी जनरल होता है और आपको ऐसे ही बोलना है, आपके दिमाग में भी ऐसे ही याद होना चाहिए आज कल के क्लास के पहले। ओके ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ओके then offer must be certain, definite and not vague. Offer must be distinguished from invitation to offer. फिर उसके बाद offer must be communicated. Offer can be conditional. Okay, offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. और offer must not put burden on offeree. आप ये पॉइंट लिख दीजिए, और offer must not put, और offer must not put, और offer must not put burden on offeree. समझ आ गया? चलो सर हमें ना सारे लीगल रूल्स याद हो गए, एक बार बस ब्रेक में हम रिकॉल कर लेंगे, सब याद हो जाएगा। एग्जाम की तो सर आप टेंशन ही मत लीजिए, हम आपका नाम डूबने नहीं देंगे, एकदम सारे लीगल रूल्स एकदम परफेक्ट लिख के आएंगे। अभी तो सर हम वेट कर रहे हैं कैसे ब्रेक खत्म हो और हम डिटेल्ड एनालिसिस करें, क्योंकि सर नए नए केस लॉस जाने में बहुत मजा आ रहा है। हमें तो कभी पता ही नहीं था कि बस हमें इम्प्लाइड ऑफर दे रही है, हमें लगा हम ऑफर दे रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ जानना है, ये तो बस पत्तियां हाथ लगा रहे हैं हम, जड़ तक तो जाना है लॉ के। चलो तो जल्दी से एक ब्रेक लेके जाओ।